हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्टेक। आज हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप व्हेन लोड इज रेजिस्टिव इन नेचर इन द केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। देखिए, ये लेक्चर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाइज या एनालिसिस ट्रांसफार्मर का जो एनालिसिस है उसके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन को अगर प्रेस नहीं किया है तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल के जो नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों तक सबसे जल्दी सही वक्त पे पहुंच सके। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड कंसीडर करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने पहले से ही एक अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी ये ड्रॉ करके रखा है, जिसको हम लोग अभी कंसीडर करने वाले हैं फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए, ये E2 जो है वो है ट्रांसफार्मर का म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। R02 X02 ये ट्रांसफार्मर का टोटल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है रेफर टू सेकेंडरी साइड। V2 ये रहेगा टर्मिनल वोल्टेज, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज या फिर लोड वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं। और I2 जो है वो रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स कंसिडर किए हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, वो अगर सपोज 100 वोल्ट यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है। E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो है सपोज 100 वोल्ट। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में 100 वोल्ट, उसमें आप देखिए 100 वोल्ट में से अगर ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सपोज हम लोग अगर कंसीडर करते हैं 20 वोल्ट, तो क्या होगा 100 वोल्ट में से अगर 20 वोल्ट इतना वोल्टेज अगर ड्रॉप होता है एक ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस R02 और X02 में, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि रिमेनिंग वोल्टेज 80 वोल्ट जो है वो टर्मिनल्स में मतलब लोड के लिए अवेलेबल होगा। तो देखिए, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअल जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप उसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप ये क्या होगा। तो देखिए, काफ़ी सिंपल है। अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप अगर फाइंड आउट करना है तो हम हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से पहले तो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है, 100 वोल्ट इतना तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, उसमें से 20 वोल्ट इतना ड्रॉप हुआ है, तो 20 वोल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, 100 माइनस 80 अगर आप करोगे तो 20 वोल्ट इतना आंसर आपको मिलेगा। इसका ही मतलब क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना अगर है या रैदर अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा 100 माइनस 80। इसका ही मतलब E2 माइनस V2, क्योंकि देखिए आप 100 वोल्ट मतलब E2 है और 80 वोल्ट मतलब V2, तो E2 माइनस V2 100 माइनस 80 ये आपको मिलेगा 20 वोल्ट। तो अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप जो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का उसका जो फॉर्मूलेशन है वो रहेगा E2 माइनस V2। तो इसीलिए ये देखिए E2 माइनस V2 यही हमको कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग यहाँ अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप बोल रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेट ये वर्ड क्यों हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है, क्योंकि देखिए ये जो वोल्टेज ड्रॉप है जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग जो इक्विवेलेंट सर्किट यूज कर रहे हैं वो है अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड। इसीलिए जो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट होगा वो भी क्या रहेगा अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप। तो इसलिए देखिए E2 माइनस V2 ये हम लोगों का क्या रहेगा अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप इन द केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो देखिए, इसको विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम हम कैसा एनालिसिस इसका कर सकते हैं और इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखिए। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका जो टाइम है वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सको। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फेजर डायग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं रेफरेंस से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है V2
हम लोग इसको रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका रेफरेंस है, ये देखिए ये जो आपका वेक्टर है, ये v2 का ये जो आपका वेक्टर है, ये ओरिजिन हुआ और ये हुआ आपका वेक्टर v2 का, ये हमारा रेफरेंस हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है जो रेफरेंस वेक्टर होता है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हम लोग कंसिडर करते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप पूरे वेक्टर जो है वो एक दूसरे का कोरिलेशन ढूंढ के हम लोग फेजर डायग्राम को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। तो रेफरेंस वेक्टर v2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज v2 को रेफरेंस ले रहे हैं। तो देखिए v2 जो है ये आपका सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज हुआ, और I2 ये आपका लोड करंट हुआ। देखिए I2 ये एक तो सेकेंडरी वाइंडिंग करंट या फिर आप लोड करंट इसको समझ सकते हैं। तो देखिए V2 ये आपका सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज या फिर लोड वोल्टेज हुआ, और I2 जो है वो आपका सेकेंडरी या लोड करंट हुआ। तो ये वोल्टेज, ये करंट, और देखिए लोड का जो नेचर है वो हम लोग ले रहे हैं रेजिस्टिव इन नेचर। हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उस केस में हम लोग जो लोड कंसिडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेजिस्टिव नेचर का। क्योंकि देखिए इससे पहले का जो हम लोगों ने वीडियो या फिर जो लेक्चर हम लोगों ने देखा था ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज में, उसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप ही कैलकुलेट किया था। लेकिन देखिए लोड हम लोगों ने क्या लिया था, इंडक्टिवली डोमिनेंट इन नेचर। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, जब लोड ये रेजिस्टिव नेचर का रहता है तो अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये एक ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें देखिए ये आपका लोड वोल्टेज, ये लोड करंट, और ये लोड का क्या हुआ, नेचर। तो आप लोगों को पता है अगर रेजिस्टिव नेचर का अगर लोड है या लोड या सर्किट अगर रेजिस्टिव नेचर का रहता है तो करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज रहता है। क्योंकि लोड जो है वो रेजिस्टिव नेचर का होने की वजह से, प्योरली रेजिस्टिव नेचर का लोड है, इसलिए करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज रहेगा फेजर डायग्राम में। तो इस तरह से हम लोगों ने इसीलिए क्या किया है, ये जो करंट है I2 ये वही बताया है इन फेज आपके V2 के साथ। चलिए V2 ये सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज हुआ, देखिए V2 ये लोड वोल्टेज या सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज हुआ, और I2 ये आपका लोड करंट है। तो देखिए करंट, ये लोड करंट है और ये लोड वोल्टेज, तो करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज हुआ। ये इसलिए हम लोगों ने किया हुआ है क्योंकि लोड जो है वो है रेजिस्टिव नेचर का। तो इसलिए देखिए करंट I2 इज इन फेज विथ वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखिए φ2 ये पावर फैक्टर एंगल है, विच इज द एंगल बिटवीन लोड वोल्टेज एंड लोड करंट। अब देखिए करंट I2 ये इन फेज है V2 के, लोड वोल्टेज के, तो देखिए एंगल तो जीरो रहेगा, करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज है तो एंगल जीरो रहेगा। इसीलिए φ2 जो है पावर फैक्टर एंगल, लोड एंगल, ये 0 डिग्री यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है। तो देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए V2 हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। तो अभी देखिए कैसा है, यहाँ पे अभी हम लोगों को फेजर डायग्राम में बताना है वोल्टेज ड्रॉप्स। हमारे पास दो टाइप के वोल्टेज ड्रॉप्स है। एक है देखिए रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये जो R02 है ये आपके ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड है, और X02 ये है रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट या प्रैक्टिकल रिएक्टेंस अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सेपरेटली हम लोग उसको मैपिंग करने वाले हैं उसका फेजर डायग्राम में। तो स्टेप बाय स्टेप मैपिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप के बारे में देखते हैं। तो देखिए I2 R02 ये हमारा रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मुलेशन क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू। तो I2 ये करंट है और R02 ये आपका रेजिस्टेंस, ओमिक वैल्यू। तो I2 R02 ये है रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो आप देखिए I2 R02 ये रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, और ये वो करंट है I2 जिसके वजह से वो ड्रॉप हुआ। तो इस तरह से देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, और ये वो करंट जिसके वजह से ये ड्रॉप हुआ है। तो देखिए नेचर क्या रहेगा वोल्टेज ड्रॉप का, रेजिस्टिव। मैं लोड के नेचर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा हूं। तो वोल्टेज ड्रॉप दो तरीके के हैं, एक रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप और एक रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप का जो नेचर रहेगा वो रेजिस्टिव रहेगा। तो देखिए ये आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ और ये करंट जिसके वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो नेचर हम लोग लेने वाले हैं रेजिस्टिव नेचर, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ये रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसीलिए आप देखिए अगर ऐसा है तो वोल्टेज ड्रॉप और करंट ये इनफेज रहेंगे फिर, क्योंकि नेचर रेजिस्टिव है वोल्टेज ड्रॉप का। तो यही रीज़न है। आप देखिए ये आपका I2 R02 ये आपका रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये हम लोगों ने वही बताया है जहाँ पे आप लोगों का करंट हम लोगों ने कंसिडर किया है I2।
अब देखिए करंट ये जो है ये जो आपका वेक्टर है या फेजर है, ये करंट का भी है और V2 का भी है। तो देखिए अगर ये I2 का वेक्टर है तो ये करंट वेक्टर जहाँ है वहीं पे हम लोगों ने आगे क्या बताया हुआ है, ये सेम वेक्टर को आगे एक्सटेंड करके हम लोगों ने क्या बताया हुआ है, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। वो इसलिए बताया हुआ है क्योंकि करंट और रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप ये इन फेज रहेंगे, क्योंकि नेचर जो है वोल्टेज ड्रॉप का वो है रेजिस्टिव। तो इसीलिए आप देखिए ये जो करंट वेक्टर है I2 उसको सेम आगे एक्सटेंड करके हम लोगों ने क्या बताया हुआ है, I2 R02 रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो I2 R02 ये जो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है और आपका करंट I2 ये इन फेज है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का नेचर है रेजिस्टिव। ये हुआ एक चीज़। अब देखिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट ये है कि वोल्टेज ड्रॉप हम लोग ऐड कहाँ कर सकते हैं, वो भी देखिए। तो देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप आपका है 20 वोल्ट, तो ये ड्रॉप हम लोगों को किस में ऐड करना होगा, डेफिनेटली 80 में ऐड करना होगा ताकि 100 वोल्ट हम लोगों को मिले। 20 वोल्ट डेफिनेटली हम लोग 80 वोल्ट में ही ऐड करेंगे ताकि हम लोगों को 100 वोल्ट मिले। तो इसका ही मतलब हुआ कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये हम लोगों को कहाँ ऐड करना है, V2 में ऐड करना है, 80 में ऐड करना है। तो चलिए हम लोगों ने यही किया हुआ है। आप फेजर डायग्राम को जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फेजर डायग्राम के ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप देखिए ये जो V2 वेक्टर है, ये V2 वेक्टर के ही आगे एक्सटेंड करके हम लोगों ने I2 R02 ये जो हमारा रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर है वो हम लोगों ने बनाया है। इसका ही मतलब क्या हुआ कि I2 R02 ये जो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है का वेक्टर है, ये V2 के आगे एक्सटेंड किया है, मतलब V2 में ये ऐड हुआ है। तो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप कहाँ ऐड हुआ है, V2 में ऐड हुआ है। तो देखिए हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप जो है ये किस में ऐड करना था, V2 में ऐड करना था। 20 हम लोगों को 80 में ऐड करना था। तो इसलिए देखिए V2 से ही हम लोगों ने ये रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर जो है वो आगे ओरिजिनेट किया हुआ है। तो हम लोगों के दोनों पर्पस जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो गए हैं। पहला पर्पस कि आपको ये जो ड्रॉप है रेजिस्टिव एज वेल एज रिएक्टिव, ये 20 वोल्ट कंबाइंड ड्रॉप ये 80 में ऐड करना है, V2 में ऐड करना है। तो हम लोगों ने देखिए V2 वेक्टर यहाँ एंड हो रहा है, तो यहाँ से हम लोगों ने आगे ओरिजिनेट किया हुआ है रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर। इसका ही मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर जो है या वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर जो है ये V2 से ओरिजिनेट हुआ, मतलब V2 में ये ड्रॉप ऐड हुआ जो हम लोगों को करना था। दूसरा हम लोगों को ये करना था कि रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप I2 R02 और करंट I2 जिसके वजह से वो ड्रॉप हुआ, ये हम लोगों को इन फेज बताना था, क्योंकि नेचर रेजिस्टिव है वोल्टेज ड्रॉप का। तो देखिए ये आपका जो वेक्टर है ये V2 का भी है और I2 का भी है, क्योंकि करंट I2 ये इन फेज है V2 से। तो इसलिए यही वेक्टर को आगे एक्सटेंड किया। इसका मतलब ये हुआ कि करंट और ये वोल्टेज ड्रॉप ये इन फेज है। तो दोनों पर्पस हम लोगों के अच्छे से सॉल्व हो चुके हैं। पहला करंट I2 ये इन फेज दिखना चाहिए, I2 R02 ये रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप से, तो वो भी हम लोगों का पर्पस सॉल्व हो गया है। और दूसरा पर्पस सॉल्व ये हुआ है या ये होना चाहिए था कि वोल्टेज ड्रॉप ये ऐड करना है हम लोगों को V2 में। 20 वोल्ट ये जो ड्रॉप है ये हमको V2 में ऐड करना है, तो वो भी हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो इस तरह से एक वोल्टेज ड्रॉप अभी तक हम लोगों ने ऐड किया है V2 में। आप देख सकते हैं V2 में अभी तक एक वोल्टेज ड्रॉप I2 R02 रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप ये हम लोगों ने ऐड किया है। अब हम लोग आगे ऐड करते हैं दूसरा वोल्टेज ड्रॉप जो कि रहेगा सेपरेटली रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए ये जो वेक्टर है ये I2 का भी आप समझ सकते हैं, V2 का भी समझ सकते हैं, I2 R02 का भी वेक्टर, सभी तीनों इन फेज है। तो देखिए ये सेम वेक्टर को आगे और मेरे पर्पस के लिए मैंने आगे एक्सटेंड किया है, तो उसका जो नाम मैंने दिया है वो दिया है I2 मेरे पर्पस के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं अच्छे से समझने के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए I2 X02 ये है रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि देखिए I2 ये आपका लोड करंट है, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट हुआ, और X02 ये है सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस या फिर टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस अवेलेबल इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसा बोलना है मुझे। तो देखिए I2 X02 ये क्या हुआ, ये हुआ रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, ओवरऑल रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, टोटल रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो इस तरह से देखिए ये है रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप और ये वो करंट जिसके वजह से वो ड्रॉप हुआ। तो देखिए ये रिएक्टिव ड्रॉप है, तो नेचर क्या रहेगा, इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टिव ड्रॉप है, रिएक्टेंस कौन सा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्योंकि देखिए ये वाइंडिंग का रिएक्टेंस है, डेफिनेटली इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए नेचर हम लोग क्या लेने वाले हैं, एल, इंडक्टिव ड्रॉप है ये, क्योंकि देखिए रेजिस्टिव ड्रॉप तो हम लोगों ने अलग से बताया है, तो अभी जो बचा है वो क्या बचा है, इंडक्टिव ड्रॉप बचा है। तो इस तरह से देखिए अच्छे से एक ट्रायंगल हमारा बन चुका है। ये है रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप और ये वो करंट है जिसके वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, और ये आपका नेचर। तो देखिए इंडक्टिव ड्रॉप है, प्योरली इंडक्टिव ड्रॉप है, क्योंकि रेजिस्टिव ड्रॉप तो हम लोगों ने सेपरेटली बताया।
तो रिएक्टिव ड्रॉप है तो क्या होगा, करंट ये 90 डिग्री पीछे होगा। इंडक्टिव ड्रॉप है तो करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब सर्किट प्योरली इंडक्टिव होता है तो करंट ये 90 डिग्री लैगिंग हम लोग बताते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, देखिए ये जो करंट है, अब देखिए ये I2 X02 का वेक्टर मैंने बताया, तो देखिए वेक्टर का रोटेशन आप लोगों को अच्छे से पता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोगों ने कंसिडर किया है। तो देखिए एरो का टिप जो वेक्टर के पास होता है वो आगे होता है, टेल जिसके पास है वो पीछे है। तो देखिए एरो का टिप ये I2 X02 रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप के पास है, मतलब वो आगे है, और टेल करंट के पास है, मतलब वो पीछे है। तो देखिए करंट कितना पीछे हुआ, 90 डिग्री पीछे है वोल्टेज ड्रॉप के। तो हमको वही बताना था कि करंट ये 90 डिग्री पीछे है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का नेचर क्या है, इंडक्टिव ड्रॉप है, रिएक्टिव ड्रॉप है, तो करंट 90 डिग्री ही पीछे हम लोगों को बताना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बताया है कि जो V2 है, V2 80 वोल्ट, उसमें हम लोगों ने पहले रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड किया, फिर वो यहाँ एंड नहीं हुआ तो यहाँ हम लोगों ने उसमें कौन सा ड्रॉप ऐड कर दिया, रिएक्टिव ड्रॉप ऐड कर दिया। इसका ही मतलब क्या हुआ कि ये जो V2 है उसमें रेजिस्टिव ड्रॉप भी ऐड हुआ है और रिएक्टिव ड्रॉप भी ऐड हुआ है। तो ये दोनों ड्रॉप ये ऐड हो चुके हैं V2 में। तो देखिए ये दोनों ड्रॉप, रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप कंबाइनली 20 वोल्ट, ये ऐड हो चुका है 80 में, V2 में ऐड हो चुका है। तो देखिए ये जो V2 है उसमें पहले रेजिस्टिव ड्रॉप और बाद में रिएक्टिव ड्रॉप, ये दोनों ड्रॉप V2 में ऐड हो चुका है। तो अब देखिए अगर ये 20 वोल्ट दोनों ड्रॉप अगर 80 में V2 में अगर ऐड हो चुका है तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा 100 वोल्ट E2 मिलेगा। जब 20 80 में ऐड होगा तो 100 वोल्ट E2 आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए फेजर डायग्राम भी वही दिखना चाहिए। तो देखिए ये जो V2 है आपका 80, उसमें ये दोनों 20 ड्रॉप ऐड हो गए तो आपको क्या मिला है, E2 मिला है। तो देखिए इस तरह से ये ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन से हम लोगों ने डायरेक्ट ये जो वेक्टर यहाँ कंसिडर किया है, कनेक्ट किया है, ये है E2 का। तो इस तरह से क्या हुआ, V2 जो कि आपका 80 वोल्ट था V2, उसमें पहले रेजिस्टिव ड्रॉप और बाद में रिएक्टिव ड्रॉप, दोनों ड्रॉप हमने ऐड किया है, 20 वोल्ट 80 में ऐड किया है ताकि 100 वोल्ट मिले, E2 मिले। तो देखिए V2 में पहले रेजिस्टिव ड्रॉप और बाद में रिएक्टिव ड्रॉप ऐड किया है ताकि हम लोगों को 100 वोल्ट E2 जो है वो मिले। तो इस तरह से ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। और ये फेजर डायग्राम का यूज़ करके अभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप, मतलब E2 माइनस V2। तो E2 माइनस V2 ये जो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूलेशन है वो हम लोगों को अभी इजीली मिलेगा। तो कैसा मिलेगा, देखिए हम लोगों को E2 माइनस V2 फाइंड आउट करना है। सिंपल है, क्योंकि हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है। तो वोल्टेज ड्रॉप मतलब हम लोगों को 20 वोल्ट कैलकुलेट करना है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो फॉर्मुलेशन तो E2 माइनस V2 रहेगा, क्योंकि 100 माइनस 80 आप करोगे E2 माइनस V2 तो आपको ड्रॉप मिलेगा। तो हम लोगों को E2 माइनस V2 चाहिए। तो काफ़ी सिंपल है। देखिए ये जो V2 है उसको मैंने ए लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये देखिए ये जो आपका E2 है उसको अगर आप रेफरेंस पे कंसीडर करते हैं तो इसको B हम लोग बोलेंगे। तो क्या होगा, E2 माइनस V2, इसका ही मतलब क्या है, E2 माइनस V2। आप देखिए मैं वापस एक बार यहाँ डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हूँ। देखिए V2 को मैंने A से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि रेफरेंस ही है, और E2 को अगर हम लोग रेफरेंस में कंसिडर करते हैं नीचे तो हम उसको B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मुझे E2 माइनस V2 चाहिए मतलब मुझे B माइनस A चाहिए, मतलब इतना डिस्टेंस मुझे चाहिए। B माइनस A मतलब B और A के बीच में का डिस्टेंस मुझे चाहिए, इतना मुझे चाहिए। तो ये जो वेक्टर है B माइनस A, ये क्या होगा आपका, ये देखिए क्लियर दिख रहा, B और A का डिस्टेंस इसके अगर आपको चाहिए तो ये क्या होगा, I2 R02। इसीलिए देखिए E2 माइनस V2 जो है, जो कि अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप है, वो क्या होगा हमारा I2 R02 होगा, क्योंकि हम लोगों को E2 माइनस V2 चाहिए। तो हम लोग सुटेबल फेजर डायग्राम जो हम लोगों ने लिया हुआ है काफ़ी ईजिली हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए E2 माइनस V2 I2 R02 किस तरीके से होगा वो देखिए। हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप चाहिए E2 माइनस V2, तो कैसा होगा फेजर डायग्राम का यूज करके देखते हैं। और एक बार देखिए V2 मतलब A से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और E2 को हम लोग रेफरेंस पे कंसिडर करते हैं तो उसको B बोलेंगे। तो अगर आपको E2 माइनस V2 चाहिए मतलब E2 माइनस V2 चाहिए मतलब B माइनस A, मतलब B और A के बीच में का हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए फेजर डायग्राम में। तो ये क्या होगा, ये इतना पोर्शन होगा। तो ये क्या है आपका I2 R02 है, क्लियर दिख रहा है। तो इसलिए E2 माइनस V2 क्या होगा, I2 R02। बिल्कुल सिंपल है। तो इसका यूज़ अभी अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है उसका यूज़ हम लोग अभी इजीली कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने में, क्योंकि आप लोगों को पता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मुलेशन ये क्या होगा, E2 माइनस V2 अपॉन E2। ये आपका अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप रहेगा और ये आपका नो लोड वोल्टेज।
तो देखिए E2 माइनस वी टू अपॉन E2 जो है उसमें हम लोग कैसा करेंगे, तो E2 माइनस वी टू के जगह पे अभी हम I2 R02 अगर कंसिडर करेंगे तो ये देखिए ये फॉर्मुलेशन होगा। अगर हम लोगों को परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है और अगर लोड जो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का वो अगर रेजिस्टिव नेचर का है तो हम लोग ये फॉर्मुलेशन यूज कर पाएंगे I2 R02 अपॉन E2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। अगर आप में से किसी ने अगर वोल्टेज रेगुलेशन, कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट 1 पार्ट 2 अगर मेरा ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज जो है उसका अगर नहीं देखा है वीडियो कंटेंट, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ दे रहा हूँ, प्लीज़ आप वो वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपके जो कंसेप्ट्स है रिगार्डिंग वोल्टेज रेगुलेशन ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने अभी ये वीडियो में देखा है कि E2 माइनस V2 ये अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप ये किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब लोड रेजिस्टिव नेचर का रहता है, और उसका यूज कैसा होता है फॉर फाइंडिंग आउट परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए एक लास्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन ये अभी पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा जब लोड ये रेजिस्टिव नेचर का रहता है। बिल्कुल सिंपल है, आप फेजर डायग्राम का यूज करके भी या फेजर डायग्राम को देख के भी काफी इजीली ये चीज बता सकते हो। देखिए ये आपका फॉर्मुलेशन है वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का। तो आप देखिए ये जो आपका फेजर डायग्राम है उसमें देखिए ये जो वेक्टर है ये आपका V2 का वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये E2 का है। तो क्लियर दिख रहा है कि E2 का वेक्टर जो है उसका लेंथ बड़ा है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ वेक्टर V2। इसका मतलब क्या हुआ, जब E2 का जो E2 वेक्टर का लेंथ अगर बड़ा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो आप देखिए E2 माइनस V2 में से अगर E2 का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा है तो डेफिनेटली आंसर जो है वोल्टेज रेगुलेशन का ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ कि जब लोड रेजिस्टिव नेचर का रहता है तो वोल्टेज रेगुलेशन ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्टेक के साथ और मेरे ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज के साथ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।